आज 3 जुलाई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज 3 जुलाई की बिहार की टॉप खबर लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम आपको बताएंगे बिहार की आज दिन भर की टॉप 10 खबरों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। बड़ी खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लेकर की है, जहां उन्हें पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 2010 के चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केस को खारिज करने का आदेश दिया है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपनी वोट डालने के वेटरनरी कॉलेज बूथ पर गए थे। उसी दौरान ये आरोप लगा था कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की और मतदान केंद्र पर हंगामा किया। इसको लेकर केस दर्ज किया गया था, जो अब उसको खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक असामान्य और फिर चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर विकास दुबे नाम के युवक को 1.5 महीने के भीतर 5 बार सांप ने काटा। जहाँ 1.5 महीने के भीतर एक ही युवक को 5 बार सांप ने काटा है। कमाल की बात तो ये भी है कि इलाज मिलने के बाद विकास हर बार बच गया है, जिससे डॉक्टर हैरान और आश्चर्यचकित हैं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव मूल निवासी विकास को पहली बार 2 जून की रात करीब 9 बजे सांप ने काटा था। जब वो बिस्तर से उठ रहा था तो ये सांप ने काटा था। उसके बाद उसके परिवार वाले उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए, जहाँ पर उसे 2 दिन तक भर्ती करके रखा गया था और फिर बाद में वह ठीक भी हो गया। शुरू में उसके परिवार वालों को लगा कि वह एक बार की घटना है, हालांकि 10 जून की रात को विकास को फिर से सांप ने काट लिया। एक बार फिर से उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए और सौभाग्य से वह फिर से ठीक हो गया, बच गया। सावधानी बरतने के बावजूद भी विकास को 17 जून को घर पर तीसरी बार सांप ने काटा, जिससे उसका परिवार चिंतित हो गया। फिर भी उसे उपचार मिला और वह ठीक हो गया, बच गया। स्थिति और भी विचित्र हो गई जब विकास को सिर्फ 4 दिन बाद चौथी बार सांप ने काटा। अब उसका परिवार जो बेहद चिंतित था उसे वापस अस्पताल ले गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने बार सांप काटने से हैरान होकर उसे एक बार फिर से बचा लिया। उसके बाद एक बार फिर से 5वें बार भी सांप ने काटा है हाल फिलहाल ही। उसके बाद फिर उसको अस्पताल ले गए, फिर वे बच गए। दोस्तों, बिहार में आरक्षण बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दूं कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले को 20 जून को खारिज कर दिया था, जब बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थान और फिर सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और फिर EBC को 50% से बढ़ा करके 65% आरक्षण देने का फैसला किया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और फिर शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होनी चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन बताया था। अनुच्छेद 16(1) के राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या फिर नियुक्ति से संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने सदन के अंदर हिंदुओं को लेकर के बड़ा बयान दिया था, जो उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं। अब इसको लेकर के भागलपुर में हिंदू एकता के बैनर तले लोग ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कल भागलपुर के खलीफा बाग चौक के पास सैकड़ों हिंदुओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके लोकसभा में हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। इस दौरान लोग अपने हाथों में तख्तियां और फिर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राहुल गांधी से देश के हिंदुओं को गाली देना बंद करने की अपील की। साथ ही साथ कहा कि राहुल गांधी अब तक सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। राहुल गांधी, अगर आपको इटली पसंद है तो फिर जाकर के इटली रहिए, देश के हिंदुओं को गाली देना बंद करिए। हिंदुओं ने हमेशा सबको समायोजित किया है। अगर हिंदू धर्म को समझे होते तो फिर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जब उनके इस निंदनीय बयान से कहीं न कहीं उनकी ओछी मानसिकता दिखती है। दोस्तों, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी भी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना एक भी खुराक दवा के बीमारी को जड़ से ठीक किया गया हो? आप लोगों के जहन में यही बात आ रही होगी कि ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुमकिन है। बिहार के भोजपुर जिला बेगमपुरा मोहल्ले के रहने वाले चिकित्सक, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथ और कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत ऐसी ही चिकित्सा पद्धति से देश विदेश में लोगों का इलाज कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंक दिया
किया है। डॉक्टर रजनीकांत को इन्हीं सभी उपलब्धियों की वजह से ही विश्व की जानी मानी संस्था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। डॉक्टर जय देसाई के हाथों कायरोप्रैक्टर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दुबई की एक समारोह में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रजनीकांत ने सम्मानित होने पर ABR संस्था का शुक्रिया अदा किया है। वहीं पर अपनी चिकित्सा पद्धति, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथ और फिर कैरोप्रैक्टर चिकित्सा के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हर तरफ से इलाज करा करके निराश हो चुके लोगों का हम इस पद्धति से इलाज करते हैं और ये 100% ठीक हो जाते हैं और हम इसको कोई भी दवा नहीं देते हैं। इसमें ना कोई दवा का इस्तेमाल होता है और ना ही किसी खास प्रकार की सर्जरी होती है। इस पद्धति से अब तक कमर दर्द, पैरों का दर्द, नसों का दर्द, गैस्ट्रिक, सर दर्द, पीठ दर्द, अपच जैसी कई प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज हो चुका है बिना दवा खाए हुए। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर के बेगमपुर मोहल्ले जैसे छोटे जगह से आने वाले डॉक्टर रजनीकांत बेहद कम उम्र में सफलता के शिखर पहुंच चुके हैं और यहीं पर वे वहां पर काम करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाथरस में हुए घटना पर दुख जताया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना की खबर हृदय विदारक और फिर दिल को झकझोर देने वाली है। इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि मृतकों के प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को इस कठिन समय में सहानुभूति, सहन शक्ति प्रदान करें। उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। जहां इससे पहले PM मोदी और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हादसे को लेकर के अपनी संवेदना जाहिर की है। आपको बता दें कि हाथरस में भोले बाबा सत्संग के दौरान भगदड़ में अब तक 134 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जबकि कई हादसे में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायलों को कई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदू समाज हिंसक होते हैं इस बयान पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने समस्त हिंदुओं को हिंसक बता करके देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये विचार कोई नया नहीं है। कांग्रेस का असली चरित्र ही हिंदू विरोधी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी विचार से प्रेरित रहते हैं। 2010 में राहुल गांधी जब अमेरिका के राजदूत से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने हिंदू दहशतगर्द का इस्तेमाल किया था। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मानसिकता जिन्ना की हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित है, वो यही कारण है कि जब वे मंदिर भी जाते हैं तो फिर उन्हें हिंदू साबित करने के लिए नौटंकी करनी पड़ती है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिसमें जिला स्तरीय 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन निलंबित अधिकारियों में किशनगंज जिले के वर्तमान और फिर तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा को निलंबित कर दिया गया है। मामले के संबंध में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोप में इन चारों अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। जिले में बेंच डेस्क की खरीदारी, विद्यालय का जीर्णोद्धार, IT लैब की स्थापना, पेयजल और फिर नाइट गार्ड बहाली सहित कई मामले में बड़े पैमाने पर घोटाले करने के आरोप में इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि शिक्षा लोगों के जीवन का शुद्धिकरण का एक जरिया है। शिक्षा के द्वारा ही छात्र छात्राएं आज और कल बेहतर कल का आकलन किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा घोटाले किया जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, यूपी के हाथरस में कल शाम सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हादसे में अब तक 134 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। यह हादसे को लेकर के PM मोदी ने संसद में ही दुख जताया है। वहीं पर इस हादसे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दुखी कर दिया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर के दुख जताया है, गहरा दुख जताया है। जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये घटना अत्यंत दुखद और फिर पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख की इस घड़ी में मृतक के शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला लगातार जारी है। आज भी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से आपराधिक घटनाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं। तो जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अनियंत्रित जानलेवा अपराध पर मुख्यमंत्री और उनके दो डिप्टी सहायकों की चुप्पी उनकी अपराध रोकने की असमर्थता, असक्षमता एवं असशक्तता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सवाल उठाए हैं कि बिहार के इस खूनी राज को आप क्या नाम देंगे। तेजस्वी यादव ने X यानी कि ट्विटर पर 2 पोस्ट डाली, जिसमें घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर के जिक्र किया है और कहा है कि बिहार वासी अपने जान माल की रक्षा खुद करें।
दोस्तों, बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आरक्षण पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जब बिहार सरकार की वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जब बिहार सरकार ने आरक्षण का कोटा 65% से घटाकर के 50% करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। जब बिहार सरकार ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यदि अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो फिर राज्य में चयनित और फिर भर्ती प्रक्रिया पर इसका असर पड़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि ये अधिनियम नवंबर 2023 से लागू होगा और बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से कुछ अग्रिम चरणों में है। ऐसे में राज्य का कामकाज चलाने पर भी इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 6 शहरों में पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार 101 करोड़ रुपए की लागत से 6 शहरों में पावर सब स्टेशन का निर्माण करेगी। खबर के अनुसार बिहार में ये सब स्टेशन पटना जिले के कंकरबाग, खगौल और फिर बिहटा में बनाए जाएंगे। यह इसके साथ ही समस्तीपुर, मधुबनी, बेतिया, छपरा, बेगूसराय और किशनगंज जिले में भी पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि इन शहरों में हर पावर सब स्टेशन में 10-10 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे होगा ये कि उसके इलाकों में बिजली की आपूर्ति सही तरीके से हो सकेगी, बिजली जल्दी नहीं भागेगी, साथ ही साथ लोगों को हाई वोल्टेज बिजली भी मिल सकेगी। आपको बता दूं कि बिहार के 6 शहरों में पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। नंबर 1 मधुबनी। जब मधुबनी के लदनिया प्रखंड में 10 करोड़ की लागत से पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। वहीं पर समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड स्थित देसरी गांव में 12 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से पावर सब स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं पर छपरा सदर प्रखंड के जयप्रकाश कॉलेज कैंपस में 8 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। बेगूसराय नगर निगम के DG कॉलेज परिसर में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। वहीं पर बेतिया नगर निगम के तहत GMCH कॉलेज परिसर में 7 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। वहीं पर किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी गांव में 8 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से 10-10 MVA के 2 पावर सब ट्रांसफार्मर क्षमता के साथ पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। वहीं पर पटना के कंकरबाग में पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। राहुल गांधी जैसे लोगों को मंदिर में घुसने देने की जरूरत नहीं है। जितने भी धार्मिक गुरु हैं, उन सब गुरुओं से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को किसी भी मंदिर में घुसने देने की जरूरत नहीं है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। आपको बता दें कि राहुल गांधी के संसद में दिए गए एक बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी धर्म गुरुओं से ये अपील की है कि राहुल गांधी को किसी भी मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं है। जब वे मंगलवार को गोपालगंज पहुंचे थे, यहां से उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। भाजपा के स्थानीय विधान पार्षद राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह के आवास पर वे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी जब अयोध्या जा रहे थे तो इससे पहले उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजद गठबंधन के साथ जब सरकार थी और फिर महीनों अब सरकार से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी अयोध्या गए। इससे पहले उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजद गठबंधन के साथ जब सरकार थी और उन्होंने अब सरकार से इस्तीफा दे दिया है और भाजपा के सहयोग से बिहार में दोबारा NDA की सरकार बनी है, इसलिए वे अपना पगड़ी भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के दौरान किया गया उनका वादा याद दिलाया और कोसी सीमांचल और फिर मगध को विशेष पैकेज देने की मांग कर दी। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जब पहली बार बिहार आए थे तब गांधी मैदान, पटना और फिर आरा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बिहार को भूल गए हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन्होंने कहा था कि बिहार को अपना बनाएंगे, इसलिए कोसी सीमांचल और मगध को विशेष पैकेज दिया जाए। जब पप्पू यादव ने सदन में पीठासीन कृष्ण प्रसाद टेनरी के समक्ष ये मांग रखे हैं। जब पप्पू यादव ने जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की है और कहा है कि जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी तब जो जातिगत जनगणना हुआ उसके अनुसार गरीब और फिर गरीब की हालात अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारी मांग है कि देश भर में जातिगत जनगणना कराया जाए। पप्पू यादव ने सदन को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोई की भी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोइयों की हालात बेहद खराब है, लेकिन इस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। यह हम सरकार से आग्रह करेंगे कि उनके साथ ईमानदारी नीति बने और फिर उन्हें सम्मानजनक दर्जा दिया जाए।
दोस्तों, शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साल 2024 के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था छुट्टी के लिए, उसमें छुट्टियों की लिस्ट में कई हिंदू त्योहारों में छुट्टी कटौती की गई थी। तब सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, जहाँ रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पर स्कूलों की छुट्टी रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा मकर संक्रांति, तीज, विश्वकर्मा पूजा और फिर जितुआ सहित दूसरे त्योहारों की छुट्टी को भी कैंसिल कर दिया गया था, जबकि ईद और बकरीद पर 3-3 दिन छुट्टी रखा गया था, जिसको लेकर के स्कूलों की छुट्टी की लिस्ट आते ही बिहार में बवाल मचा था। इसे लेकर के खूब राजनीति भी हुई थी। इस तरीके की स्थिति दोबारा ना हो, इसे लेकर के शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने 2025 के एकेडमिक कैलेंडर को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ एक के बाद एक कड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। जहां आज जो 3 नए फैसले लिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला लाखों शिक्षकों के तबादले से जुड़ा हुआ है। जब वहीं पर छुट्टी को लेकर के भी कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो 2024-25 के लिए अवकाश तालिका का निर्गम करेगी। जब बिहार के पर्व त्योहारों और फिर महिलाओं के पर्व को ध्यान में रखते हुए रख करके कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब बिहार में आखिरकार भ्रष्टाचार के कितने पुल हैं? पिछले 12 दिनों में 6 पुल गिरने के बाद अब नया मामला सामने आया है। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर बन रहे पुल में दरार आ गई है। बिहार और फिर झारखंड को जोड़ने के लिए बन रहे पंडुका पुल के पाया नंबर 19 में ऊपर से नीचे तक दरार आ गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुल जब बन रहा है तो दरार आ गया है, बनने के बाद क्या होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। वैसे बिहार सरकार ने जाँच का खेल शुरू कर दिया है। जब मंगलवार को सोन नदी को नाव से पार करा रहे लोगों ने निर्माणाधीन पुल के पाए में दरार देखी है। उन्होंने स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी।